कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आसान होती है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हर रात आपकी परीक्षा ली जाती है। मैं उस रात अकेला था। कम से कम मुझे ऐसा ही लगा जब तक मैंने उसे नहीं देखा। शुरू में लगा खाली बिल्डिंग की आवाजें हैं, फिर मुझे एहसास हुआ वो कदम मेरे नहीं थे। मैंने ये नौकरी करने का फैसला तब लिया था जब मेरी बीवी और मेरी बेटी ने मुझसे दूरियां बना ली। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। एक दिन न्यूज़पेपर में एक जॉब का ऐड देखा। जॉब टाइटल सिक्योरिटी गार्ड। मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि एमबीए करने के बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करूं। रहना खाना पीना सब साइट पर था। उस जगह का नाम कोई बताना नहीं चाहता। मैंने किसी से ज्यादा सुना भी नहीं। नौकरी को लेके मेरी जिस सुपरवाइजर से बात हुई थी, वो भी सिर्फ साइट कहता था। शहर से बाहर करीब आधे घंटे की दूरी पर कुछ बिल्डिंग्स बनी थी। मेरी ड्यूटी में रात के 4 टाइम जोन बहुत महत्वपूर्ण थे। 10 बजे, 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे। इस दौरान कैंपस में घूमना, दरवाजे चेक करना और कुछ अजीब लगे तो उसे नोट कर लेना। प्रॉपर्टी के बाहर नहीं जाना और शराब तो बिल्कुल नहीं पीनी। आखिरी बात पर मैंने हाँ कह तो दिया था, पर अंदर ही अंदर था कि देखते हैं कितने दिन टिक पाता हूँ। मैं साइट पर शाम तक पहुंचा। गेट पर प्रॉपर्टी मैनेजर से मिला। एक 25-26 साल का लड़का। उसने अपनी गाड़ी भी बंद नहीं करी थी, जैसे उसे बस जल्द से जल्द यहाँ से भागना हो। उसने मुझे चाबियों का गुच्छा दिया। प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करते हुए बताने लगा कौन सी चाबी किस बिल्डिंग की है। वहां मेरे सामने 3 बिल्डिंग्स थी, यूनिट ए, बी और सी। लंबी वाली बिल्डिंग में किचन मिल जाएगा। तुम्हारा कमरा एडमिन बिल्डिंग के दूसरी तरफ है, पुराने ऑफिस के पास। फिर वो रुका और पूछने लगा, तुमने पहले भी सिक्योरिटी का काम किया है? हाँ किया है, मैंने झूठ बोल दिया। शायद उसे यकीन नहीं हुआ, पर कहा कि ठीक है, यहाँ नेटवर्क बहुत खराब है, लेकिन तुम्हारे कमरे में एक लैंडलाइन है। सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करना। कॉल सीधे मेरे बॉस तक जाती है। कोई समस्या हो तो कॉल कर लेना। फिर वो गाड़ी में बैठते ही तेजी से निकल गया। अब मैं वहां अकेला था। थोड़ी देर सामने उस प्रॉपर्टी को देखता रहा। अंदर घुसते ही तेज बदबू सी आई, जैसे सालों से ये बिल्डिंग ऐसे ही खाली पड़ी हो। मैं लोहे की चरमराती सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। लंबे कॉरिडोर के दोनों तरफ पुराने ऑफिसेज थे। उनके दरवाजे अभी भी खुले हुए। मेरा कमरा था आखिर में। मैंने जाके सबसे पहले वही देखा। कमरे में एक छोटा सा बेड, किचन, बाथरूम, खिड़की के पास डेस्क और एक चेयर, जहां से पूरी प्रॉपर्टी साफ दिखाई देती है। कमरा मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा था। मैं घर से अपना कुछ सामान साथ लेके चला था, क्योंकि अब रहना तो यहीं है। बाहर मेरी ऑल्टो गाड़ी एक सेफ जगह पर खड़ी थी। मैंने सामान रखा और लग गया काम पे। यहाँ की खामोशी ऐसी थी कि मानो आपके कानों में दबाव डाल रही हो। मैं कुर्सी पर बैठा सोचता कि क्या अपनी बेटी को फोन करूं। पिछले 3 दिनों से यही सोच रहा हूँ। जब से उसने वो मैसेज छोड़ा, आप हमें कॉल मत करना, ना पापा कहा ना कुछ, बस फुल स्टॉप। जैसे सब कुछ खत्म। मैंने फोन बैग में ही रहने दिया। 10 बजने में अभी कुछ वक्त है। मैं आसपास की जगह को देखने लगा। ये तीनों यूनिट एक जैसी हैं। छोटी छोटी ऊंची खिड़कियां जिन पर जाली लगी थी। मैंने कुछ एक दरवाजे चेक किए। चाबियों पर लिखा था A1, B1 और C1। मैंने सबसे पहले सी यूनिट चुनी, क्योंकि वो यहाँ से पास है। अंदर कदम रखते ही महसूस हुआ कि कमरा जितना ठंडा होना चाहिए उससे ज्यादा ठंडा है। सीलन की तेज बदबू। यहाँ से दरवाजा मुझे एक और कमरे की तरफ ले गया। वहाँ भारी भरकम फर्नीचर, उन पे खरोंचे मारी हुई थी। कॉरिडोर के दोनों तरफ 12 कमरे। मैं धीरे धीरे हर कमरे में झांकता हुआ चला गया। सारे कमरे खाली थे। एक कमरे की दीवार पर किसी ने आई एम सॉरी लिखा हुआ था। नीचे तक आते आते शब्द टेढ़े मेढ़े हो गए और आखिर तक आते आते गायब। आखिरी कमरा था C7। मैं लगभग उसे देखने ही वाला था, पर ना जाने क्यों रुक गया। खिड़की से भीतर झांका। वो बाकी कमरों से ज्यादा काला। इतना अंधेरा कि पीछे की दीवार भी नहीं दिख रही। मैंने तब आगे बढ़ना ही सही समझा। मेरी पहली पेट्रोलिंग रात 10 बजे से शुरू होती है। मेरे हाथ में टॉर्च है। सब पहले से ही पता था।
कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी। कुछ भी अजीब दिखे तो नोट कर लेना। ए और बी यूनिट बिल्कुल ठीक, खाली और शांत। हल्की सी बदबू और पुरानी इमारत वाला माहौल। लेकिन सी यूनिट, अब भी वही अजीब ठंड, वही नमी। मैंने सोचा अब शायद इसलिए कि ये नॉर्थ साइड पर है, वहां तक धूप कम आती होगी। फिर भी मैंने नोट किया, सी यूनिट का तापमान बाकी यूनिट से काफी कम है। रात 1 बजे की पेट्रोलिंग, सब कुछ पहले जैसा। अब मैं इस जगह की आवाजें समझने लगा था। खाली बिल्डिंग का चरमराना, मेरे कदमों की गूंज, सब नॉर्मल। सुबह 4 बजे की पेट्रोलिंग, मुझे नींद आने को थी, पर फिर भी मैंने तीनों यूनिट चेक करी। सब शांत, सब वैसा ही। सुबह 6 बजे की पेट्रोलिंग, थोड़ी रोशनी आने लगी तो डर कुछ कम हुआ। यूनिट चेक करते ही मैं अपने कमरे में आके सो जाता हूँ। सोचता कि काम इतना मुश्किल भी नहीं है। दूसरी रात 1 बजे की पेट्रोलिंग, सी यूनिट में कदम रखते ही रुका। टेबल के पास रखी भारी भरकम प्लास्टिक की कुर्सी खिसकी हुई थी, बस थोड़ी सी, शायद आधा फीट दूर, पर इतनी की नजर रुक जाए। मैं याद करने लगा, रात 10 बजे मैंने इसे देखा था या नहीं। शायद नहीं। मैंने कुर्सी को वापस टेबल के नीचे धकेला और आगे बढ़ गया। 4 बजे फिर लौटा। कुर्सी बाहर थी, इस बार पूरा घूमकर हॉलवे की तरफ मुड़ी हुई, ऐसे जैसे कोई उस पर बैठा मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। इस बार भी मुझे लगा शायद नींद में टकरा गया होऊंगा, मुझे याद नहीं। इस बार थोड़ा जोर से उसे अंदर किया, ठीक टेबल के नीचे। 6 बजे चक्कर लगाया, कुर्सी वहीं थी जैसे उसे छोड़ा। तीसरी रात, पेट्रोलिंग करते हुए देखा कुर्सी फिर बाहर थी, और इस बार C7 का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं कॉरिडोर में ही रुक गया। अंदर देखा तो कुछ नहीं, सिर्फ काला घना अंधेरा। मेरे पास सारी चाबियां थी और मैंने रात 10 बजे ही सब अच्छे से लॉक किया था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोहे का मोटा दरवाजा अंदर से तो खुल ही नहीं सकता था, अपने आप खुलने का तो सवाल ही नहीं। मैंने उसे पूरी तरह खोला, लाइट जलाई। अंदर वही खाली बेड, छोटा डेस्क, कुर्सी, और सबसे ऊंची दीवार पर एक जालीदार बंद खिड़की। कुछ नहीं, कोई नहीं। दरवाजा बंद किया, लॉक किया, 2 बार हैंडल चेक किया। फिर मैंने नोट किया कि शायद C7 का लॉक खराब है। अगली पेट्रोलिंग के टाइम पर फिर देखा कि वो दरवाजा खुला हुआ है, थोड़ा सा। कॉरिडोर में खड़ा आसपास देखता रहा। आज बहुत समय बाद मुझे डर महसूस हुआ, कुछ गलत है और मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने दरवाजा बंद किया, लॉक किया, और सीधा अपने कमरे में लौट आया। चौथी रात, 1 बजे की पेट्रोलिंग में मुझे कुछ फुटप्रिंट्स मिले। मैं सी यूनिट के गलियारे से गुजर रहा था, तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, पानी गिरने की, धीमी, बराबर रफ्तार वाली। मैं उस आवाज को फॉलो करते हुए C7 के सामने पहुंचा। दरवाजे के ठीक आगे फर्श पूरी तरह गीली थी, हल्की नहीं बल्कि पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा हो गई, और वहां से दूर तक जा रहे थे छोटे छोटे नंगे पैरों के निशान। मैं वहीं खड़ा रह गया, हाथ में पकड़ी टॉर्च कांप रही थी। मैंने रोशनी उन पैरों के निशानों पर डाली और उन्हें फॉलो करने लगा। निशान सी यूनिट के बाहर निकलकर आंगन को पार करते हुए सीधे एडमिन बिल्डिंग की ओर जा रहे थे। मैं किसी ख्वाब में चलता हुआ आदमी जैसा उनके पीछे पीछे चला गया। लॉबी से होते हुए, लोहे की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, फिर दूसरी मंजिल पर, खाली ऑफिस के सामने से गुजरते हुए, वो निशान अब भी गीले, साफ, बिल्कुल ताजा, सीधे मेरे कमरे के दरवाजे पर खत्म हो गए। दो छोटे छोटे पैरों के निशान, उंगलियां मेरी तरफ मुड़ी हुई, जैसे कोई मेरे दरवाजे पर खड़ा था, रुका हुआ, मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे टॉर्च घुमाकर देखा, वहां कोई नहीं था, कुछ भी नहीं हिलता। जब दोबारा निशानों को देखा, वो गायब होने लगे थे। मैंने हर पाइप, हर कोना, हर छत का जॉइंट चेक किया, कहीं कोई लीकेज तो नहीं। बिल्डिंग पूरी सूखी हुई, कोई वजह नहीं, कोई तुक नहीं। मैं अपने कमरे में लौटा और खुद को शांत करने लगा। फिर मैंने वो बोतल निकाली जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए छुपा कर रखी थी, बस एक घूंट, इतना कि हाथ रुक जाए। उस रात मैं बहुत कम सो पाया। अगली रात 4 बजे की पेट्रोलिंग, यही वो रात थी जब सब कुछ बदल गया। मैं सी यूनिट के कमरों के पास से गुजर रहा था, हर दरवाजे की खिड़की से बस एक नजर डालकर आगे बढ़ता जाता, जैसा रूटीन है।
जब C7 पहुंचा तो रुक गया। कोने में कुछ था। मैंने चेहरा खिड़की के कांच से चिपकाया, हाथों से दोनों तरफ ढककर अंदर झांका। टॉर्च की रोशनी में देखा एक इंसान की आकृति जैसा कोई साया, कमरे के सबसे दूर वाले कोने में, दीवार की ओर मुड़ा हुआ। उसके कंधे ऊपर नीचे हो रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हों। मैंने उसे देखते ही आवाज लगाई, ओए, ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, यहाँ आना मना है। मेरी आवाज खाली बिल्डिंग में गूंज उठी, पर वो हिला तक नहीं। न उसने मुड़ के देखा, बस खड़ा रहा। मैंने दरवाजा देखा तो वो लॉक था। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर भी उसमें कोई हरकत नहीं, बस लंबी लंबी सांसें भर रहा है। मैं भागकर यहाँ की चाबियां लेके आया। मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे। जल्दी से आके चाबियां घुमाई, टॉर्च की रोशनी से देखा। अंदर कोई नहीं था, बस एक बेड, डेस्क, कुर्सी। छुपने की कोई जगह नहीं। खिड़की सील थी और दरवाजा तो मैंने अभी खुद खोला है। यह असंभव है। अब मेरी अपनी सांसें भारी होने लगी। मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा, तभी दरवाजा मेरे सामने धड़ाम से बंद हो गया। बाहर से ताला क्लिक हुआ और एक भारी सी सांस लेने की आवाज। मैं हैंडल पर झपटा, उसे खींचा, मरोड़ा, पर वो हिला भी नहीं। और फिर लाइट भी चली गई। अचानक से मेरी टॉर्च भी बंद। पूरे कमरे में काली स्याही जैसा अंधेरा। और उसी अंधेरे में मैंने वो सांसें ठीक अपने पीछे सुनी। इतनी पास, इतनी ठंडी कि उसकी हवा मेरी गर्दन पर लगी। एक अजीब सी बदबू आई, सड़े हुए पानी की बदबू। मैं घूमकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। टॉर्च ढूंढने में हाथ फड़फड़ा रहे थे। वो फिसल के लुढ़क गई। सांसें अब बिल्कुल मेरे सामने थी, इंच भर की दूरी पर। मैंने उस ठंडी, गीली सी सांस को अपनी त्वचा पर महसूस किया। मैं पागलों की तरह दरवाजा खींचता रहा, पर वो टस से मस नहीं हुआ। सांसें और करीब, और करीब। मैंने आंखें बंद कर ली और तभी दरवाजे का हैंडल घुमा। मैं पीछे की ओर गिरा, पीठ जोर से लगी। लाइट वापस आ गई। मैं घबराकर उठा और अंदर झांका। दरवाजा पूरा खुला हुआ था, कमरा एकदम खाली। और जो फ्लैश लाइट मैंने गिराई थी, लुढ़कने की आवाज सुनी, वो कमरे के बिल्कुल सेंटर में सीधी खड़ी है, लेंस के बैलेंस पर। मैंने उसे उठाया और भागता हुआ चला गया सीधे अपने कमरे में। दरवाजा बंद, सारी लाइटें ऑन की। मैं बस चुपचाप बैठा रहा। किसी तरह की कोई आवाज नहीं। मेरी आंख लग गई। फिर आंख तब खुली जब जैसे किसी ने मेरे भीतर तक झंझोर दिया हो। ऐसे ही नींद में लड़खड़ाता हुआ बाथरूम गया, काम किया, हाथ धोए, धीरे से वापस कमरे में आया, कंबल हटाया और लेट गया। गद्दा गर्म था। मैं कंबल ओढ़कर करवट लेकर दीवार की तरफ मुड़ा और तभी मेरे पीछे बिस्तर पर कोई चढ़कर लेट गया। मैंने गद्दे को दबता हुआ महसूस किया। किसी का शरीर मेरे शरीर से सटकर लेटा है। मैं पूरी तरह जम गया, सांस अटक गई। वो मेरे बिल्कुल पास था, छाती मेरी पीठ से लगी हुई और उसकी सांस मेरी गर्दन पर, बर्फ जैसी ठंडी। मैं भागना चाहता था पर मेरा शरीर हिला तक नहीं। मैं वहीं पड़ा रहा, बिल्कुल किसी मुर्दे की तरह, बेजान। आंखें अंधेरे में पूरी खुली हुई और वो ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर अभी भी महसूस हो रही हैं। अगर मैं मुड़ गया और उसने मुझे पकड़ लिया तो? मैंने फिर भी एक गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और एक झटके में पलटा। मेरे पीछे सिर्फ खाली बिस्तर, मुड़ा हुआ कंबल और कुछ नहीं। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जला के देखा। बिस्तर खाली, लेकिन दूसरी तरफ की चादरें ऐसी मुड़ी हुई थी जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। तकिए के सिरहाने पर गहरा निशान। मैंने उसे हाथ से छूकर देखा, वो अभी भी गर्म था। मैंने जैकेट उठाई और बाहर निकल गया। पहली मंजिल के ऑफिस में जाकर दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठा। बाकी रात 20-25 मिनट की झपकियों में ही कट गई। चलती फिरती नींद में अगली पेट्रोलिंग करी। सुबह हुई तो कमरे में लौटा। बिस्तर बिल्कुल नॉर्मल, तकिया सपाट। मैंने खुद को समझाया कि शायद सपना था। इसके अगली रात 4 बजे की पेट्रोलिंग। मेरी फ्लैशलाइट जवाब दे रही थी, हर कुछ मिनट बाद फड़फड़ाने लगती। मैं अभी सी यूनिट के बीच में था कि मुझे आवाज सुनाई दी, कुछ घिसड़ने की, जैसे कुछ घूम रहा हो। आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। मैं वहीं खड़ा सुनता रहा। आवाज बंद नहीं हुई। मैं उसे फॉलो करता हुआ किचन में पहुंचा। आवाज आ तो यहीं कहीं से रही है।
दरवाजा धकेल कर अंदर देखा। एक मिक्सर चल रहा था। मैं खड़ा उसे देखता रहा। ध्यान से देखा, उसका तार स्विच बोर्ड में तो लगा नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं जोड़ा। यहाँ कोई आता भी नहीं, तो ये खुद कैसे चल रहा है? मैं उसके पास जाके देखने लगा। तभी मेरे पीछे से कुछ कदमों की आवाज आई। मैं तभी मुड़ा। दरवाजे पर कोई खड़ा था, शायद कोई बच्चा। वो मुझे देख रहा है। रुको, वहीं रुक जाओ। मेरी आवाज जरूरत से ज्यादा तेज निकली। वो हिला नहीं, कुछ बोला नहीं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और वो एक कदम पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गया। मैं दौड़कर बाहर आया, फ्लैश लाइट घुमाई। पूरा हॉल खाली, कोई नहीं, छुपने की कोई जगह भी नहीं। जब मैं वापस किचन की ओर मुड़ा, मिक्सर बंद हो चुका था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। उस बर्तन में था कीचड़, सूखे पत्ते और एक कपड़े का टुकड़ा, नीले रंग का। शायद यहाँ की यूनिफॉर्म का कोई फटा टुकड़ा होगा। मैंने किसी चीज को नहीं छुआ, बस पेट्रोलिंग खत्म करी और अपने कमरे में आ गया। सिर भारी हो रहा था, मुझे चक्कर आने लगे। मैं लेटते ही सो गया। जब नींद खुली तो मेरे दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी। मुझे पता करना है यहाँ कौन है जो ऐसे बार बार मुझे नजर आ रहा है। मैं दोपहर में ही एडमिन ऑफिस में लगा रहा। ज्यादातर फालतू सामान, पुराने फॉर्म, कुछ डॉक्यूमेंट्स। फिर मुझे मिला फ्लोर प्लान, बेसमेंट लेवल। मुझे लगा था ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। कागज पीला और साफ लिखा था। एडमिन बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट है। 3 कमरे, आइसोलेशन 1, 2 और 3, जहाँ एक टाइम पर कुछ बच्चों को रखा गया था। मेरे मन में सवाल आता है, पर आखिर क्यों? मैंने नीचे जाके देखा। एक दरवाजा नजर आया जिस पे कुंडी लगी थी। मैंने पहले इसे क्यों नहीं देखा? चाबियों के गुच्छे में एक चाबी थी जिस पे लिखा था BSMT। मुझे लगा यही चाबी है। मैंने जैसे ही चाबी लगाई, वो थोड़ी अटकी, जैसे बहुत पुराना ताला है, कब से खोला ना गया हो। दरवाजा खुलते ही सामने नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही हैं। अंधेरे में पता नहीं लगता आगे क्या है, पर बदबू बहुत बुरी आ रही थी। सड़े पानी की बदबू। मैंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे नीचे उतरा। हर कदम के साथ टेम्परेचर गिरने लगा। नीचे पहुंचा तो मेरे पैर पानी में डूबे। बेसमेंट पूरा भरा हुआ था। 4-5 इंच तक काला चिपचिपा पानी, जिसमें कुछ सड़ी गली सी चीजें तैर रही हैं। मुझे 3 भारी लोहे के दरवाजे दिखे। 2 दरवाजे आधे खुले थे, पानी में डूबे हुए। मैंने अंदर झांका। खाली, सिर्फ दागदार दीवारें। आइसोलेशन नंबर 3। मैंने हैंडल घुमाया। पानी की वजह से धीरे खुला। अंदर देखा। दरवाजे की पूरी अंदरूनी सतह गहरे नाखूनों के निशानों से भरी हुई थी। सब ताले और हैंडल के आसपास, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने में पूरी जान लगा दी हो। मैं पानी में छप छप चलता हुआ अंदर गया। तभी मेरे पीछे पानी की छप छप आवाज आई। मैं झटके से मुड़ा, फ्लैशलाइट उठाई। पानी हिल रहा था, लहरें फैल रही थी। वहां मेरे साथ उस पानी में कोई था। मैंने रोशनी पानी पर फैलाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बस काला पानी। और लगा जैसे कोई अनदेखी चीज तैरती हुई मेरी तरफ आ रही है। मैं भागने के लिए मुड़ा तो फिसल पड़ा। दीवार पकड़ के किसी तरह खुद को रोका। अब छप छप की आवाज ठीक मेरे पीछे से थी, तेज, बहुत तेज। तभी अचानक किसी ने मेरे घुटने बड़ी जोर से पकड़े। 2 ठंडे हाथ मुझे नीचे खींचते हैं। मैं सीधा मुंह के बल उस काले पानी में गिरा। पानी मेरे मुंह, आंख, नाक, हर जगह भर गया। मेरा जूता किसी चीज से टकराया। मैंने लात मारते हुए खुद को छुड़ाया और रेंगता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। जान बचाने की अंधी दहशत मुझे ऊपर धकेल रही थी। मैं दौड़कर ऊपर पहुंचा। दरवाजा धक्का मारकर बंद कर दिया और ताला लगा दिया। 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि दूसरी तरफ से धम धम धम। गुस्से में कोई दरवाजे पर हाथ मारता है। मेरी सांसें चढ़ी हुई थी। कुछ देर दीवार के सहारे चुपचाप बैठा रहा, पूरी तरह कांपता हुआ, गंदे पानी से लथपथ। थोड़ी देर तक फिर कोई आवाज नहीं आती। एकदम खामोशी। मैं बिल्डिंग के एडमिन रूम में गया। डेस्क पर एक धूल जमी फाइल रखी थी, जिस पे लिखा था 1990। एक लड़के का नाम अर्जुन, उम्र 14 साल। 6 महीने से लापता रहने के बाद बेसमेंट के ड्रेनेज सिस्टम में उसका शव मिला। शरीर की हालत इतनी खराब थी कि पहचानना मुश्किल था। मौत कैसे हुई, ये भी पता नहीं चला।
रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा था कि वो आइसोलेशन में क्यों बंद था और कोई उसे 6 महीने तक क्यों नहीं खोज पाया। इस रहस्यमयी बिल्डिंग में मेरे लिए हालात और बिगड़ते चले गए। वहां कमरों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाती हैं, जैसे कोई दीवारों में चक्कर लगा रहा हो। मैं वहीं दीवार के सहारे जमकर बैठा रहा, कांपता हुआ। आवाज रुक ही नहीं रही थी। एक बार तो मैंने दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे मुड़ते हुए देखा, जैसे कोई चेक कर रहा हो कि ताला खुला है या नहीं। मैं बहुत थका हुआ सा महसूस करने लगा। जैसे तैसे अपने कमरे तक पहुंचा और गिरते ही आंखें बंद हो गई। नींद तब खुली जब मुझसे सांस नहीं ली जाती। उठा तो देखा कि गीले पैरों के निशान, छोटे नंगे पांव, बिल्कुल बच्चे के पैरों जैसे मेरे कमरे के अंदर आए थे। उन्होंने मेरे बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगाया, निशान एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए, जैसे कोई मेरे आसपास घूमता रहा हो। फिर निशान कमरे के बाहर हॉलवे में चले गए। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी, फिर भी मैं उन निशानों के पीछे चल पड़ा। सीढ़ियां उतरते हुए एडमिन बिल्डिंग से होते हुए निशान आंगन में आए और बीच में आकर गायब हो गए। आखिरी दो निशान मेरी खिड़की की तरफ मुड़े हुए थे। मैंने ऊपर देखा, खिड़की के शीशे पर कीचड़ वाले हाथों के निशान। अंदर से नहीं, बाहर से। मैं यहाँ दूसरी मंजिल पर रहता हूँ, यहाँ कोई चढ़ ही नहीं सकता। ना कोई सहारा, ना खिड़की की चौखट, कुछ भी नहीं। पर दो हाथों की 5-5 उंगलियों के निशान शीशे पर जमे थे, जैसे वहां कोई लटका हुआ मुझे देखता रहा हो। उस दोपहर मैंने साइड छोड़ने की कोशिश की। मैं दौड़कर बाहर आया, कार में बैठकर चाबी घुमाई, पर वो स्टार्ट नहीं होती। इतने दिनों से गाड़ी चली नहीं तो उसमें दिक्कत आ रही है। मैंने सुपरवाइजर को मैसेज छोड़ा, यहाँ कुछ दिक्कत है, चेक करने के लिए किसी को भेजो। पर मैसेज का कोई जवाब नहीं आता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ, मुझे इतने दिन हो गए, किसी ने भी मुझसे संपर्क नहीं किया। मैं बिल्कुल अकेला पूरी तरह कट चुका था। और यहाँ जो भी है, उसे ये बात अच्छी तरह पता है। उस रात मुझे पेट्रोलिंग में एक और मैसेज मिला, दीवार पर किसी गीली काली चीज से लिखा हुआ, डोंट लीव, मत जाओ। मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा और जैसे ही मुड़ा, फिर वही सांस मेरे पीछे से। मैंने मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ चला। यहाँ वहाँ देखता हुआ इंतजार करने लगा सुबह होने का। अब तो सुपरवाइजर को कॉल करना भी छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, कोई आता ही नहीं था। ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने जानबूझकर मुझे यहाँ फंसाया हो, जैसे मुझे यहाँ छोड़ दो और बस खेल देखो। मैंने फिर पेट्रोलिंग नहीं की, बस चीजें देख रहा था, समझ रहा था। ऐसा करके लगता था जैसे सब नॉर्मल है। रात 1 बजे के आसपास मैं बी यूनिट में था, कभी इधर कभी उधर, बस यही करता रहा। अचानक हवा ठंडी होने लगी थी। तब मैं हॉलवे में घुसा और रुक गया। हॉल के दूसरे छोर पर करीब 40 फीट दूर एक लड़का खड़ा था, 13 या 14 साल का, नीली वाली यूनिफॉर्म पहने हुए, वैसी ही जैसे मैंने फाइलों में देखी थी। कपड़ा सूख चुका था, पट्टियों की तरह लटका हुआ। उस लड़के का शरीर सफेद और फूला हुआ था, जैसे महीनों से पानी में पड़ा हो। और जब नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरी सांसें थम सी गई। मुंह चौड़ा, आंखें फैली हुई, कान अपनी जगह से नीचे लटके हुए। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अर्जुन। उसका सिर धीरे से एक और झुका। मैं घबरा गया। फिर वो मुड़ा और आराम से रूम नंबर B18 में चला गया। मैं धीरे धीरे उसके पीछे गया। अब मुझे जानना है ये कौन है। मैंने खिड़की से झांका, कमरा खाली। अभी उसे अंदर जाते देखा था, पर अब गायब। तभी मेरे पीछे नंगे पैरों की थप थप की आवाज आई। मैं मुड़ा। अर्जुन अब हॉलवे के दूसरे छोर पर खड़ा था, उसी तरफ जहां से मैं आया हूँ, जैसे वो पूरे समय बस मेरे मुड़ने का इंतजार कर रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? वो फिर मुड़ा और एक और कमरे में चला गया। मैं जल्दी से उधर दौड़ा, खिड़की से झांका और फिर से कमरा खाली। फिर वही नंगे पैरों की थप थप आवाज, इस बार तेज, सीधे मेरी ओर भागती हुई। मैं झटके से पलटा। वो दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने उसे पुकारा नहीं, इसके बजाय धीमे धीमे उसकी तरफ चलने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। वो पीछे हट गया। मैं उसके पीछे पीछे रूम में गया। दूर C यूनिट की तरफ एक और दरवाजा जोर से बंद हुआ। वो मुझे कहीं ले जा रहा है या शायद खेल रहा है।
जैसे परख रहा हो कि मैं कितनी दूर तक जाऊंगा। मैं उसके पीछे चलता रहा, कमरे दर कमरे झांकता हुआ। सब खाली, लेकिन उसकी आवाज, वो हल्की सी हलचल हमेशा मेरे आगे, बस नजर से ओझल। चलते चलते हम दोनों एक कमरे के बीचों बीच खड़े थे। अर्जुन मेरे सामने, उसकी पीठ मेरी तरफ, वो पूरी तरह स्थिर। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा है। मैं दरवाजे पर रुक गया। अंदर की हवा इतनी ठंडी कि मेरी सांस धुंध बनकर निकल रही थी। मैंने पूछा, तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रहे हो ये सब? वो हिला भी नहीं। अर्जुन प्लीज। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर एक और। शायद मैं ये साबित करना चाहता था कि वो सच है। अगर मैं उसे छू लूं तो वो समझ जाएगा। मैं उसके पास पहुंचा और उसके कंधे को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, और उस लड़के ने अचानक मुड़कर मेरी तरफ देखा। एक सेकंड पहले उसकी पीठ मेरी तरफ थी, और अगले ही पल उसका चेहरा मेरी नाक से कुछ इंच दूर। उसका मुंह इतना फैल गया कि उसके गले के अंदर देख पाया था मैं। अंदर काला पानी हिल रहा है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हिलनी नहीं चाहिए थी। उसकी सांस मेरे चेहरे पर लगी, और वो सड़े हुए पानी की बदबू। तभी वो आवाज निकली, चीख और हंसी के बीच, बहुत लंबी, बहुत ऊंची। और फिर भी उसका सीना हिल तक नहीं रहा, जैसे आवाज कहीं और से आ रही हो। मैं पीछे हटते हटते कुर्सी से टकराया, लड़खड़ाते हुए गिरा और सिर फर्श पर लगा। कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला हो गया, और जब मैंने दोबारा देखा, वो वहीं खड़ा था, बस उसका मुंह लगभग अब बंद। फिर वो मुड़ा और चला गया। मैं भी उसके पीछे चल दिया। मैंने देखा वो बिना दरवाजे छुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है। जब बी यूनिट के कमरे में घुसे, दीवारों से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अंधेरे में महसूस हो रहा है दीवारों पर कुछ तो रेंग रहा है, कोई भारी सी चीज। कुछ आवाजें तो ऊपर से भी आ रही हैं। और तभी वो लड़का भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मैं घबराया हुआ उसे देख रहा हूँ। वो इतनी तेज है कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं डर के मारे हिल तक नहीं पाया। अचानक छत पर से पानी टपकने लगा, काला पानी जैसे बारिश हो रही हो। कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, सारी खिड़कियां भी बंद। मेरा दम घुटने लगा, बदबू बहुत तेज आने लगी। धीरे धीरे काले पानी का लेवल भी बढ़ने लगा, पहले मेरे पैरों तक, फिर घुटनों तक। कमर तक आते आते मेरी सांसें चढ़ने लगी। मेरी नजर गई, ये आइसोलेशन नंबर 3 है। मुझे नहीं पता मैं यहाँ तक कैसे आया। मुझे महसूस हो रहा था पानी में नीचे कुछ तो है, मेरे आसपास चक्कर लगा रहा है। मेरे हाथ ठंडे होकर सुन हो चुके थे। पानी में कुछ हड्डियां तैरती दिखी, इंसानी हड्डियां, बच्चों की हड्डियां। एक दीवार पर नीले कपड़ों के साथ एक आईडी कार्ड दिखा, प्लास्टिक टूटा हुआ, पीला पड़ा हुआ, पर अब भी पढ़ा जा सकता है। अर्जुन, नंबर 706। उसे पढ़ते ही मेरी जान निकलने को थी। वो शायद यही महीनों तक गंदे पानी में सड़ता रहा। जब कोई उसे ढूंढ नहीं पाया तो उसने यही दम तोड़ा था। मुझे पानी की जोरदार आवाज सुनाई दी। अब टपकने की आवाज नहीं, जैसे कहीं से पाइप फट गया हो। पानी तेजी से बढ़ने लगा, कुछ ही सेकंड में मेरी छाती तक, फिर बगल तक आ पहुंचा। कमरे की लाइट फड़फड़ाई, और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पानी चढ़ता गया, अब मेरे कंधों तक। मैंने सिर पीछे किया ताकि मुंह पानी के ऊपर रहे। दरवाजे के बाहर की इमरजेंसी लाइट भी बंद होने लगी। और तभी अर्जुन पानी के अंदर से उठ के ऊपर आया, मानो वो पूरे समय यहीं नीचे डूबा हुआ बैठा हो, मेरी प्रतीक्षा करता हुआ। उसका चेहरा पहले से भी भयानक, उसकी त्वचा फूली हुई, कहीं कहीं गिरती हुई, और वो बदबू सड़ी लाश के जैसी। उसकी आंखें पूरी सफेद। फिर भी वो मुझे देख रहा था। पानी अब मेरी ठुड्डी तक आ गया। घबराहट हावी हो गई। मेरे पास जाने की जगह नहीं थी। अर्जुन फिर पानी में नीचे डूब गया और गायब हो गया। और तभी मेरी बाह पर एक बर्फीला हाथ लगा, नीचे से, और पानी मेरे मुंह के ऊपर चढ़ गया। मुझे पूरी ताकत लगाकर खींचना पड़ा, जितना हो सके उतना, ताकि मेरी नाक पानी के ऊपर रहे। तभी मुझे महसूस हुआ, दो ठंडे हाथ, बर्फ जैसे हाथ मुझे पीछे जकड़ रहे हो, जैसे मौत मुझे गले लगा रही हो। और धीरे धीरे मैं पानी में नीचे जाने लगा। मैं डूबने वाला था। मुझे मालूम था कि अगर मैंने आंखें खोली तो अर्जुन का चेहरा मेरे बिल्कुल सामने होगा, बस कुछ इंच की दूरी पर। और मैं नहीं चाहता था कि मरने से पहले वो आखिरी चीज देखूं। अचानक मेरे सामने एक पानी का तेज बहाव पैदा हुआ। पूरा कमरा एकदम से खाली होने लगा।
जैसे किसी ने दरवाजा खोलकर पानी खींच लिया हो। एक जोरदार धक्का लगा और मैं दरवाजे से बाहर फेंका गया। फिर से बेसमेंट के उस काले पानी में कमर तक भीगा हुआ, खांसता हुआ, काला पानी उगलता हुआ। मैं भागा, एडमिन बिल्डिंग की तरफ भागा, पीछे काले पानी की लकीरें छोड़ते हुए। पीछे से आवाजें आ रही थी, अब कदमों की नहीं बल्कि घिसड़ने की। किसी रेंगने जैसी चीज की चरमराहट सुनाई दी। मैं चिल्लाया और सीधे बाहर की ओर भागा। कांच के दरवाजों को धक्का दिया और पार्किंग लॉट में निकल आया। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था। सुबह होने वाली थी। बाहर की हवा फेफड़ों में जाते ही ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार सांस ली हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। अर्जुन कांच के दरवाजे पर खड़ा था, मुझे घूरता हुआ, और उसके चेहरे पर दुख था। मैं गाड़ी में कूदा, चाबी लगाई। घुमाने से पहले मन ही मन प्रार्थना की, प्लीज इस बार चल जाए। मैंने चाबी घुमाई और वो तभी स्टार्ट हो गई। मैंने बिना रुके गाड़ी गियर में डाली और पार्किंग लॉट से बाहर लंबी कंकरीली सड़क पर जंगल की ओर निकल पड़ा। शीशे में मैंने उस जगह को तब तक देखा जब तक पेड़ों ने उसे पूरी तरह नहीं निगल लिया। मैं 2 घंटे बिना रुके ड्राइव करता रहा। शहर पहुंचकर एक पेट्रोल पंप पर रुका और मोबाइल से कंपनी को कॉल किया। अब नेटवर्क ठीक से काम कर रहा था। मेरे सुपरवाइजर ने चिढ़े हुए अंदाज में कॉल उठाई। मैंने कहा, चाबियां मेरे पास है, भेज देना किसी को। उसने कहा कि ठीक है। बस, ना कोई सवाल ना कोई चिंता। उसने फोन काट दिया। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं। मैं अब उस जगह से बहुत दूर रहता हूँ। नौकरी कर रहा हूँ, रेंट पर रहता हूँ। कुछ महीनों पहले मेरी बेटी से बात हुई। मेरी बीवी और वो दोनों ठीक हैं। मैंने उनसे पूछा कि हम फिर से साथ रह सकते हैं। मेरी बीवी ने कहा मैं उसे मिलवाने लाऊंगी। ये मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा था। वो अगले महीने मुझसे मिलने आ रही है। हम कॉफी पीने बाहर जाएंगे, बस देखने के लिए कि कैसा लगता है। मैं डरा हुआ भी हूँ और आभारी भी। इतने सालों से अपनी जिंदगी को फिर से जोड़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ सब भूलने की। इतना कुछ होने के बाद एक चीज मैंने जरूर सीखी है, आपको जिंदगी एक बार ही मिलती है और कई जिंदगियां बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। तो इसे मायने दीजिए, अपने लोगों के करीब रहिए, उन्हें मत भूलने दीजिए कि वो आपके लिए कितने जरूरी हैं। इतने समय अकेले रहने के बाद ये बात अच्छे से समझ आई है, अपनों से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई नहीं। अपनों की अहमियत समझिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।